हेलो। बलजीत। हेलो सभी आदरणीयों, अभी डॉक्टर बलजीत सारंग जी जो आपके बीच में अपने प्रैक्टिकल अनुभव जो इन्होंने किए उनकी जानकारी देंगे। आप सबकी जानकारी के लिए, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट हैं माइक्रोबायोलॉजी के। आप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वहाँ रहे और वहाँ के साइंटिस्ट के साथ माइक्रोबायोलॉजी में अनेक आपने उपलब्धियाँ प्राप्त की, और जब से मेरे साथ जुड़े हैं करीब 5-6 वर्ष हो गए, 7-8 साल हो गए हमें, तो ये काम मैंने ही डॉक्टर साहब को दिया था कि माइक्रोबायोलॉजी हमारे लिए वरदान है इस पद्धति को समझने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने निःशुल्क, कभी कोई इच्छा नहीं की। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लालच करते हैं, इन्होंने अपना खुद का खर्च करके और इस प्राकृतिक खेती में मजबूती हमको दी कि इन्होंने गाय का, घोड़े का, भैंस का, ऊंट का, बकरी का सबके गोबर लिए और अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन देसी गाय का क्या पाया, मतलब इनके अनुभव बहुत ऊंचे हैं और अब इनके आर्टिकल जो हैं बाहर विदेशों की जर्नल्स में भी छपे हैं। 4-5 आर्टिकल इनके अब छप चुके हैं, यानी कि विश्व में अपनी पहचान डॉक्टर साहब रखते हैं। तो इनके विचारों को आप सुने और कोई प्रश्नों है वो भी धन्यवाद आचार्य जी। सभी को मेरा नमस्कार। परम आदरणीय महामहिम देवव्रत आचार्य जी, राज्यपाल श्री गुजरात, टिम्बड़िया जी, वाइस चांसलर ऑर्गेनिक फार्मिंग गुजरात नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर वोहरा वाइस चांसलर, डीजी पटेल सर, अग्रणी पंक्ति में बैठे हुए बहुत ही महानुभाव प्रफुल्ल भाई, दीक्षित भाई और मेहता जी, सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है सूक्ष्म जीव, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन नेचुरल फार्मिंग, आप देखने में ये बहुत टेक्निकल लगता है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर बलजीत साइंटिस्ट हैं और महामहिम जी ने बताया कि विदेश में यूके, यूएसए, जर्मनी पढ़े और ये सूक्ष्म जीव इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। हमारे किसान भाई हैं, वो अपनी खेती के मास्टर हैं, वो सबसे ज़्यादा समझते हैं और इस लैंग्वेज को, इस भाषा को प्रैक्टिकली वो लोग करते हैं। सिर्फ मेरा जो उद्देश्य रहेगा उनको इतना बताना कि जो आप कर रहे हैं इससे क्या असर पड़ता है सूक्ष्म जीवों पे। ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये कैसे रोल प्ले करते हैं। हमारा किसान भाई उस चीज का बड़ा ध्यान रखता है। हम एक पद्धति उसको बता देते हैं, उसको बड़ा अच्छे से फॉलो करता है। कोई भी चीज उसको वैज्ञानिक बताता है, किसान उसको बड़ी एक आशा भरी नजरों से देखता है और फिर उसको फॉलो करता है। आपके खेत में चिड़िया कम हो गई, किसान को पता लग जाता है। पशु कम हो गए, पेड़ कम हो गए, किसान को पता लग जाता है। सूक्ष्म जीव कम हो गए, किसान को पता नहीं लगता। उसकी पैदावार है वो अच्छी नहीं होगी, उसको पता लगेगा 1 साल के बाद कि कुछ ना कुछ कमी है हमारी मिट्टी में। तो उस जब फसल खड़ी है, जब किसान भाई को पता नहीं है अब क्या करे क्या ना करे, तो अगर वो सैंपल भी भेजता है तो उसको भी चेक होके आने में लगभग कई बार महीना लग जाता है, कई बार 2 महीने लग जाते हैं। तब तक अपनी जो फसल है वो जा चुकी होती है। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनका बहुत रोल है। इनका रोल हमारे एक समाज की तरह है। जैसे हमारा एक समाज है, हमारा एक सामाजिक ताना बाना है, इसमें डॉक्टर हैं, वकील हैं, हमारे पास टीचर हैं, पुलिस वाले हैं, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है,
पॉलिटिशियंस हैं, पूरा एक समाज है हमारा, है ना। ऐसे ही इन सूक्ष्म जीवों का एक पूरा का पूरा समाज है। हमारे समाज में से हम डॉक्टर्स को निकाल दें तो हम रह पाएंगे? कभी नहीं। हमारे समाज में से हम टीचर्स को निकाल दें तो हमारा समाज पूर्ण होगा? कभी नहीं। हम एक सूक्ष्म जीव के एक वर्ग को हम निकाल दें तो कभी भी वो साइकिल पूरा नहीं होता है, सर्कल पूरा नहीं होता है। इसका मतलब हमने वो ताना बाना डिस्टर्ब कर दिया। अब हमारे डॉक्टर्स नहीं है, हम सारे बीमार हो गए, हमारा सारा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब। आप देखेंगे अलग अलग ग्रुप बताऊंगा मैं, एक ग्रुप नहीं रहा, एल्गी नहीं है, फंजाई नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, एक ग्रुप निकाल दिया, हमारा ताना बाना खत्म। और उसमें भी अगर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स में बहुत अच्छे डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर, और जो अच्छे नहीं है वो डॉक्टर, वो कैटेगरी। ऐसे ही सूक्ष्म जीवों में जो हमारे लिए हमारे मित्र बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीव हैं, हमारे लिए जो हानिकारक पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, ऐसे हैं जिनका रोल हमें दिखता नहीं लेकिन वो रोल निभा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि सूक्ष्म जीवों को कैसे हैंडल किया जाए, सूक्ष्म जीवों को कैसे मेंटेन किया जाए। हम जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो सूक्ष्म जीव को हम क्या संदेश दे रहे हैं, जब हम प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे तो सूक्ष्म जीव को हम क्या संदेश दे रहे हैं। हम कह देते हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है? मॉडर्न एग्रीकल्चर तो नेचुरल फार्मिंग है। प्राकृतिक खेती ये मॉडर्न एग्रीकल्चर है। क्यों? क्योंकि हम कहने लगे ये तो बहुत पुरानी पद्धति है। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है उसका इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास बड़े बड़े ड्रोन्स आ गए हैं, स्मार्ट हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, उनका इस्तेमाल कीजिए। आपको जीवामृत छिड़कना है 1000 एकड़ में, 100 किले में, 100 बीघा में, आप ड्रोन यूज कीजिए। कौन कहता है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल ना करें? उसको इस्तेमाल करें, लेकिन कोई भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसका इन सूक्ष्म जीवों पे क्या असर पड़ता है वो चीज हमें समझनी है। हम फोन यूज करते हैं, बच्चे को देते हैं कि बेटा फोन यूज करना, मुझे बता देना आप वहां पे शहर में पहुंच गए या वहां कोई दिक्कत आती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही ये भी बताते हैं कि बेटा फोन का गलत इस्तेमाल मत करना। फोन के जितने फायदे हैं उसके साथ ही नुकसान है। हमने बच्चे को नुकसान भी बता दिए, हमने बच्चे को फायदे भी बता दिए। तो हमें उसके पीछे साइंस क्या है वो समझनी है। अगर वो चीज हमारे समझ में आ गई, हमारे किसान भाई ने उस नब्ज को पकड़ लिया, उस चीज को समझ लिया, तो प्राकृतिक खेती में इसके जादुई रिजल्ट हैं, इसके नतीजे हैं, उनमें जादू है। नेचुरल फार्मिंग में शाम को हमारे पास 4 ड्राम दूध हैं, हमने थोड़ा थोड़ा खट्टा डाला, स्टार्टर कल्चर डाला, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कल्चर डाला, और सुबह हमें 4 ड्राम दही के मिल गए। हमारे छोटे छोटे जीव हैं, कितनी दुनिया भर में शराब बिकती है। कोई भी चीज है दुनिया में, उसको बनाने में और उसको बिगाड़ने में, दोनों में सूक्ष्म जीवों का रोल है। तो हमें पहचानना है। हमें एक आदमी के बारे में पहचान लिया कि ये हमारा दोस्त है, इसमें इतनी क्वालिटीज हैं, अच्छा साइंटिस्ट है, अच्छा वकील है, डॉक्टर है, और ये आदमी है, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये आतंकवादी है। हमने दोनों को पहचाना। अब आतंकवादी से कैसे डील करना है हमें पता है, हमें एक अच्छे इंसान से कैसे डील करना है, उसका सोसाइटी में कैसे फायदा उठाना है वो हमें पता लग गया। तो सेम उसी कैटेगरी में कि हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि रोगाणु, कि ये बीमारियां ही फैलाएंगे। पहले हम भी, जब भी मैंने माइक्रोबायोलॉजी लिया तो मैं भी ये सोचता था कि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ के फिर हॉस्पिटल में जॉब करनी है, क्योंकि मैं सोचता था यार बीमारी होगी और फिर ठीक कराएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म जीव उसी तरह हैं जैसे हमारे समाज में जितने भी महानुभाव हैं, जितने इंसान हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कोई कुछ करता है, कोई देश के लिए काम कर रहा है, कोई अपने समाज के लिए काम कर रहा है, कोई स्कूल के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे ही सूक्ष्म जीव हैं। तो ये सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं? पहली स्लाइड ये देखो, इसमें मैंने दिखाया है कि हमारी फसल है, फिर ये छोटे छोटे हैं, ये सूक्ष्म जीव हैं। इनके अलग तरह से इनकी शेप, साइज, कलर हर जगह मिलेंगे, हर तरह के मिलेंगे। ये जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं तो अलग अलग कलर्स के हैं, अलग अलग एज के हैं, अलग अलग लुक के हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, हर तरह का बिल्कुल सेम हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसी हिसाब से मिलेंगे। तो ये कहाँ पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव? दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर एक्सेप्ट फायर। आप कहीं से भी कोई सैंपल ले लो, अपने मुंह से ले लो, अपने हाथ से ले लो, यहाँ कारपेट से लो, डेजर्ट से ले लो, आप बर्फ से ले लो, आप फ्रीज से ले लो, हर जगह आपको सूक्ष्म जीव मिलेंगे। जब कोई ऐसी चीज है जो हर जगह प्रेजेंट है, मौजूद है, अब इस हाल में एक तो ये खाली हाल हो, कोई भी ना हो, और एक हम इंसान बैठे हैं, तो कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो जहां पे सूक्ष्म जीव होंगे वहां पे एक्टिविटीज होंगी।
अब वो किस तरह की एक्टिविटी होंगी वो डिपेंड करता है सूक्ष्म जीव पे, किस तरह का सूक्ष्म जीव है। हमने कोई भी सैंपल अगर हमने फ्रीज में भी रख दिया, हम सोचते हैं कि अब हमारा ये खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक टाइम आता है जब वो फ्रीज में भी एक बैक्टीरिया फ्रेजिया वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है। साइक्रोफाइल्स बोलते हैं, जो बर्फ में भी ग्रो करते हैं। आप दही को लगातार 1 महीने फ्रीज में रखना, उसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लग गया है। ये नेचर है, ये नेचर के अंदर जादू है, सिमिट्री है, और नेचर कभी भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती। कोई भी चीज है, ये टेबल है यहाँ पे रखी रहेगी, 1000 साल बाद इसकी भी खाद बन जाएगी, मेन्योर बन जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। कोई भी चीज जो दुनिया में बनी है वो खत्म होती है, तो उसमें रोल है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे उसको बनाने में, कोई भी आप फूड प्रोडक्ट देख लीजिए, जितना किसी भी आप फूड आइटम का नाम लेंगे, उसके प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। इसके साथ ही कोई भी चीज है खराब हो रही है, हमने घर में खाना रखा, खराब किया किसने किया? सूक्ष्म जीवों ने। हमने दूध रखा, दूध से दही बनाया, बढ़िया हो गया, हमने दही खाया। दूध को खराब करने में, दूध को फाड़ने में वो कौन है? वो भी सूक्ष्म जीव है। तो जब सूक्ष्म जीव इतना रोल प्ले कर रहे हैं, हमें आंखों से नहीं दिख रहे, लेकिन इनकी एक्टिविटीज हम नोट कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल सेम यही है हमारी खेती में, नेचुरल फार्मिंग में इनका पूरा रोल है, कहीं भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल है कोरोना का। कोरोना की जो सेल है वायरस, वायरस को तो हम जिंदा सेल भी नहीं मानते, उसको हम कंसिडर करते हैं बॉर्डर लाइन पे, कि इधर जीव हैं उधर निर्जीव हैं, बीच में है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, एक कोट है, प्रोटीन कोट, और डीएनए है या आरएनए, जेनेटिक मटेरियल है। पूरी दुनिया थाम दी थी कोरोना ने। कोरोना की वजह से हम घरों में कैद हो गए थे। तो कोरोना का बड़ा भाई है बैक्टीरिया, उसका बड़ा भाई है फंगस, उसका बड़ा भाई है एल्गी। तो आप ये लगाओ कि सबसे छोटा नन्हा जब इतना कारनामा कर सकता है, ये बड़े वाले एक्शन में आ गए, तो कितना विनाश हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम सारे आदमी अगर हम लड़ाई पे उतर आए, दुनिया में वर्ल्ड वार हो जाए, कितना नुकसान हो सकता है, और सारे हम भाईचारे से शांति से रहें, तो दुनिया में कितना चैन, कितना अमन, ये लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। तो सूक्ष्म जीवों का सेम वही है। हमें कौन से जीव हैं जो कल्टीवेट करने हैं, कौन से जीव हैं जो हमें दबाना है। जो नेक्स्ट स्लाइड ये है, देखो, एक तो मैंने प्रेजेंस बताई कि वो हर जगह आपको मिलेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें, कहीं भी किसी भी खेती में, किसी भी प्रोडक्ट में, हर जगह वो सूक्ष्म जीव मिलेंगे। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, वो हमें अनएडिट या विदाउट हेल्प या मैग्नीफाइंग लेंस या माइक्रोस्कोप के बिना दिखाई नहीं देते। तो वो हर एक के पास तो है नहीं। अब सभी ने हमने माइक्रोस्कोप तो ले नहीं रखे कि हर टाइम अपने साथ रखें और देख लें कि यहाँ कौन से सूक्ष्म जीव है, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की परिभाषा यही है जिनका साइज 0.1 मिलीमीटर या उससे कम। तो 1 सेंटीमीटर होता है, उसका 10वां हिस्सा मिलीमीटर है, उसका भी 10वां हिस्सा या उससे छोटा, तो हमें दिख नहीं सकता। तो हम उनको कैसे देखते हैं? जब हम स्टडी करते हैं, हम जैसे ये मकान है, ईंटों से बना हुआ है, एक ईंट यहाँ से आधा किलोमीटर दूर रखी हुई है, हम उसको देख रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं देगी। उसी ईंट से हमने मकान बना दिया, 1 किलोमीटर दूर तक वो बिल्डिंग दिखाई देगी कि वो देखो वो बिल्डिंग है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया को खाने के लिए देते हैं, एक कल्चर मीडिया बोलते हैं जिसको, जैसे हम भोजन खाते हैं तो इनके लिए वो भोजन बनाते हैं, उनको खाने के लिए देते हैं, वो रात भर खाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और वो लाखों बन जाते हैं, और सुबह हमें उनकी कॉलोनी दिखती है, उसको हम बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। तो इस तरह से हम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। इनके जो करेक्टरिस्टिक हैं उनके ऊपर हम टेस्ट करते हैं, आगे दिखाऊंगा। इनको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इनकी पहचान करते हैं। जैसे अपने नाम हैं, इनके भी हमने नाम दिए हुए हैं। जैसे अपने ग्रुप हैं, जैसे मैंने आपको बताया टीचर्स हैं, वकील हैं, ऐसे ही हमने इनके ग्रुप बनाए हुए हैं, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, कि जिसको जिसमें पढ़ना है। एल्गी को पढ़ना है, हरे रंग की आपने देखा पानी के ऊपर काई होती है, तो वो एल्गी है, वो उसको हम फाइकोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर जो फंगस है, हमारे घर में ब्रेड होती है, 2 दिन हम रखते हैं, उसके ऊपर भूरी भूरी या हरे रंग की या नीले रंग की वो फंगस आनी स्टार्ट हो जाती है, कवक जिसको हम बोलते हैं। तो ये इसको माइकोलॉजी में पढ़ते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, जो बैक्टीरिया है, जैसे मैंने आपको बताई, बैक्टीरिया की एक पुराने टाइप की सेल है, मतलब बैक्टीरिया एक ही सेल है, जैसे हमारा शरीर भी कोशिकाओं से बना हुआ है, एक ही कोशिका सारे काम कर लेती है। उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको भोजन, उसको खाना है, उसको किसी पे अटैक करना है, सारे के सारे काम एक कोशिका कर लेती है।
और उस ये है बैक्टीरिया की सेल, और ये पुराने टाइप की सेल है, एडवांस नहीं है। उसके बाद वायरस, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सिंपल है, इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम कंसीडर करते हैं। और हेलमिन्स हैं छोटे छोटे कीड़े, या प्रोटोजोलॉजी है प्रोटोजोआ, तो छोटे छोटे कीड़े हैं जिनको हम डायरेक्ट तो नहीं देख पाते, लेकिन उनके सिस्ट हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। प्रोटोजोआ भी एक जीव है, लेकिन अगर आप पौधे और पशु में देखेंगे तो प्रोटोजोआ पशु की तरह की सेल है, वो मूव कर सकता है। हम खाना खाते हैं शाम को, रात को कहते हैं कि गैस बनी, एक तो एसिडिटी होती है, एसिड बनता है, और दूसरा जो गैस बनती है वो प्रोटोजोआ की वजह से बनती है। तो ये सारे ग्रुप हैं और ये सारे के सारे अपना अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे रोल प्ले करते हैं, ये आगे नेक्स्ट स्लाइड। ये है नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो नेचुरल फार्मिंग है। अब एक इंसान को हमने पढ़ाया लिखाया और अब हमने उसको डॉक्टर बना दिया कि अब वो डॉक्टरी का काम करेगा। तो हमारे जितने सूक्ष्म जीव हैं इनकी हमने पूरी स्टडी की, और नेचुरल फार्मिंग में एक किसान भाई है, इनको सूक्ष्म जीवों को वो कैसे देखें। जो भोजन है या बीमारी है पौधे की, पौधे का जो भोजन है या बीमारी, आप उनको हमारे से कंपेयर कीजिए। हमारा जो भोजन है, हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है जब पीएच है न्यूट्रल हो या एल्कली हो। मतलब जो पीएच है, पीएच क्या है, ये सिर्फ एक पैमाना है जिसे हमें पता लग जाता है कोई चीज कड़वी है या खट्टी है। जैसे पानी का कोई टेस्ट नहीं है तो इसकी न्यूट्रल पीएच है 7, 7 से ऊपर होगा तो वो चीज होगी कड़वी एल्कली, और 7 से नीचे होगा वो होगी खट्टी एसिड। ठीक है, जो हमारा भोजन पचता है वो हायर पीएच पे पचता है। जो पौधा है वो जो भोजन लेता है वो एसिडिक कंडीशंस में लेता है। तो भगवान ने एक बैरियर बना दिया। हम तो हमारे अगर एसिड हो जाए तो हम कहते हैं एसिडिटी हो गई, मैं तो परेशान हो गया, लेकिन एसिडिक कंडीशन है, कोई भी आप देख लो अवेलेबल न्यूट्रिएंट है वो एसिडिक कंडीशन में है जो पौधा अपटेक करता है। तो पीएच है वो डाउन होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो मिट्टी है उसकी पीएच बढ़ती जा रही है केमिकल फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड की वजह से। वो सूक्ष्म जीव है मिट्टी में, लेकिन पौधा उसको ले नहीं पा रहा। हमारे सामने खाना रखा हुआ है लेकिन वो इतना कड़वा है, इतना खट्टा है, इतना नमक है कि हम उसको खा नहीं पा रहे। तो जब मिट्टी की जांच कराएंगे तो दूर से देखने वाला तो कहेगा आपके सामने खाना रखा है, भैया आप तो कह रहे थे भी खाना नहीं दिया। सेम पौधे के साथ है, उस मिट्टी में वो भोजन है लेकिन उसका अपटेक नहीं हो पा रहा क्योंकि जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो गई। दूसरा, आप देखिए पौधे में जितनी बीमारियां आती हैं वो बीमारियां हमारे लगने के कोई चांस नहीं है। जितनी बीमारियां आदमी में आती हैं, पशुओं में आती हैं, वो बीमारियां पौधे के नहीं लग सकती। एक बैरियर और बना दिया भगवान ने। आप देखो ध्यान से, पौधा कितना ही हो चाहिए, गला सड़ा कुछ भी हो, आप अगर बच्चा उस फ्रूट को भी खा लेता है तो उसके बीमारी होने के बहुत कम चांस हैं। अगर बीमारी होगी भी तो कोई दूसरा रीजन होगा, भाई उसके अंदर शुगर ज्यादा है और कोई पैथोजन था उसके कांटेक्ट में आ गया और बीमारी हो गई। अदरवाइज डायरेक्टली पौधे की जो बीमारी है आदमी को ट्रांसफर नहीं होगी, आदमी की बीमारी है पौधे को ट्रांसफर नहीं होगी। भगवान ने ये बैरियर बनाया। देखो कितना सुंदर भगवान ने जो बैरियर बनाया है। और पीएच है ये कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट का गेम है। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो आयंस में कन्वर्ट हो जाए, या जैसे नॉर्मल भाषा में हम साल्ट कह सकते हैं कि मिट्टी के अंदर साल्ट हैं, उनका जो बैलेंस अगर खराब हो गया उसी से पीएच है वो कम ज्यादा हो जाएगी। अगर जैसे नमक है, नमक को आप पानी में डालिए, प्योर वाटर है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे आपने नमक डाल दिया तो उसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा क्योंकि उसके अंदर सोडियम और क्लोराइड के आयन आ गए। हमारी मिट्टी में जब भी हम केमिकल पेस्टिसाइड डालते हैं, हम सॉल्ट डाल देते हैं, और ये सॉल्ट हैं, इनके रेजिड्यू हैं, तो ये सारे के सारे पीएच को डिस्टर्ब कर देते हैं। और ये पीएच डिस्टर्ब हुई, पौधे को खाना नहीं मिल रहा। कई बार हम देखते हैं पौधा पीला हो रहा है, फिर हम उसमें और फर्टिलाइजर डालते हैं, पौधे को अवेलेबल ही नहीं है। खाना आगे रख रहे हो आप, इंसान खा नहीं पा रहा, और खाना रख रहे हो, इंसान खा ही नहीं पा रहा। मिट्टी का सेम वही है। तो हम सोचते हैं कि हमारी मिट्टी में कमी आ गई है। मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपाउंड हैं, रिकैल्सिट्रेंट कंपाउंड बोलते हैं इनको, अड़ियल तरह के कंपाउंड बोलते हैं। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो टूट नहीं पाते। उनको जो तोड़ने का काम है वो हमारा बैक्टीरिया करता है। तो ये आप देखेंगे इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, अगली स्लाइड। ये देखो, जैसे ही पौधा उगता है, पौधे को किसान सबसे पहले जमीन तैयार करता है, जमीन तैयार है, फिर उसमें सीड डालता है। सीड जैसे हमने डाला, सीड आसपास सेंस करता है कि मुझे ग्रो करना है या नहीं करना। देखो मतलब कितनी सबसे बड़ी बात यह है कि सीड अपना एनवायरनमेंट सेंस करता है, और किसान भाई इस चीज को समझता है। हमारी पुरानी संस्कृति है, हम जिस दिन खेत में सोइंग करते थे उस दिन लड्डू बांटते थे।
हम कहते थे कि आज मैं सोइंग कर रहा हूं, हम सारे खुश होते हैं, आसपास के पड़ोसी भी खुश होते हैं कि आज उनके सोइंग हो रही है। हमारे घर में मकान बना है, छत लगा रहे हैं, उस पे जब छत पे मिट्टी डालने की बारी आती है, पास पड़ोस के पड़ोसी भी आ जाते हैं। गाँव में अभी भी ये प्रथा है, जब हम छोटे थे ये अपनापन था कि जो छत है ये कच्ची ना रह जाए, कल बरसात हो तो इसको नुकसान ना हो जाए। ऐसे ही बिल्कुल सेम सोइंग है। तो मेन इसमें एस्पेक्ट क्या है? अपनापन। अपनापन को अगर आप कंसीडर ना करें तो नेचुरल फार्मिंग में हम बहुत कुछ खो देते हैं। और ये अपनापन के पीछे कोई साइंस नहीं है। किसी से पूछ लो ना यार क्या मैटर करता है, लेकिन सही मायने में साइंस है। कैसे है? जैसे मैंने आपको बताया, बीज है, जैसे हमने मिट्टी में डाला, सबसे पहले सेंस करेगा कि नमी कितनी है, आसपास की मिट्टी कितनी है, कोई सॉल्ट तो नहीं है, टेम्परेचर कितना है, सब कुछ परफेक्ट होगा तो सीड जर्मिनेट होगा। जब वो ग्रो करना शुरू होगा तो उसी टाइम वो पानी छोड़ता है, ऐसा पानी जिसमें पोषक तत्व हैं, भोजन है बैक्टीरिया का, और वो बुलाता है। वो पानी जैसे मिट्टी में जाएगा तो उसमें अमाइनो एसिड्स, ऐसे कंपाउंड हैं जो बैक्टीरिया को कहेंगे आ जाओ, और उसके जो मित्र बैक्टीरिया हैं वो सारे आ जाएंगे। अगर मित्र हमने छोड़े ही नहीं मिट्टी में तो कोई नहीं आया, हमारा जो बीज है वो उग गया, अकेलापन महसूस कर रहा है। अब अकेले आदमी को आप हाल में छोड़ने कितने दिन रहेगा? उदास हो जाएगा, उदास हो जाएगा, उसको कोई बीमारी आएगी। जैसे ही वो रूट निकली, उसने रूट एक्जुडेट छोड़ा, पानी छोड़ा, बैक्टीरिया आ गए, उनकी सबकी दोस्ती हो गई, पौधे ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, बैक्टीरिया ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। गिव एंड टेक, दोनों पक्के मित्र हैं। अब बैक्टीरिया सोच रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, पौधा सोच रहा है मैं अकेला नहीं हूं। पौधे को खाने के लिए पोषक तत्व मिल रहे हैं मिट्टी से, और बैक्टीरिया दे रहा है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से, और आसपास से फास्फोरस भी दे रहा है। और पौधा भोजन बना रहा है, पत्ती में बन रहा है, वो धीरे धीरे रूट के थ्रू और वहां बैक्टीरिया के पास जा रहा है। दोनों का काम इतना बढ़िया चल रहा है, कितनी अच्छी दोस्ती है। हमने केमिकल डालते ही वो दोस्ती खत्म कर दी। जब ये दोस्ती खत्म हो गई तो पौधा अकेला पड़ गया, उसके ऊपर तनाव आना स्टार्ट हो गया और उसमें बीमारियां शुरू। जब पौधा हेल्दी होगा, जब पौधा हेल्दी होगा तो वो अलग तरह के सिग्नल छोड़ता है। आप देखना, अपने माँ बाप, अपने अच्छे दोस्त, अपने अच्छे मित्र हमें देखते ही बता देंगे कि आप खुश हैं, नाराज हैं या आप उदास हैं। दूर से देखते ही बता देंगे। जो अपना है सच्चा क्यों बता देगा? उसमें वाइब्रेशंस आती हैं, उसमें सिग्नल आते हैं। सिग्नल कई तरह के हैं, एक नहीं है कि जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूं ये भी एक सिग्नल है। मेरी साउंड जा रही है, रेडिएशन फिर आपके कानों तक जा रही है, कान से आपके दिमाग में जा रही है, फिर प्रोसेस हो रही है, फिर आप सोच रहे हो। ये सेकंडों में हो रहा है। ऐसे ही सिग्नल जाता है लाइट से। आप लाइट ऑन कर दो, ऑफ कर दो, बहुत सारी चीजें अफेक्ट होती हैं अपने अपने कई तो इंसान भी महसूस करते हैं कि लाइट ऑन ना करो, मेरे माइग्रेन ना हो जाए। लाइट, जब लाइट पड़ती है रात को, कुछ लोग कहते हैं कि अनईजी महसूस हो रहा है। लाइट अफेक्ट कर रही है, साउंड अफेक्ट कर रहा है, स्मेल, किसी ने संतरा खाया हो, यहाँ पे आते हैं हम बता देंगे स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है तो बता देंगे, कोई फाउल स्मेल आ रही है, कुछ जल रहा है तो भी स्मेल आ गई। ये सारे सिग्नल हैं। जैसे हम अफेक्ट होते हैं, यहाँ पे कुछ जल रहा है, स्मेल आ रही है, हम बाहर भागेंगे। ऐसे ही जैसे हमने पेस्टिसाइड डाला, हमने केमिकल डाले, बैक्टीरिया सेंस करेगा, बैक्टीरिया भागेगा, बेचारा भाग के जाएगा, वो इधर उधर घूमता रहेगा और वो डाइजेशन नहीं करेगा। एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, हम नाराज हैं, हम हेल्दी नहीं, हम खाना नहीं खाते। मम्मी कहती खा ले थोड़ा बहुत तो खा ले, दोस्त भी कहते खा ले, कहते नहीं नहीं मैं तो आज अच्छा नहीं लग रहा है या बीमार हूं, मैं खाना नहीं खाऊं। नहीं खाएगा ना तो हमारी सेहत कैसे बनेगी? बैक्टीरिया जब भोजन नहीं लेगा, वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो उसका नंबर है वो बहुत कम हो जाएगा। इनके नंबर का आप अंदाजा लगाइए। आप 1 करोड़ बैक्टीरिया 1 ग्राम मिट्टी में, सिर्फ 1 ग्राम मिट्टी में, 1 हेक्टेयर में हम देखेंगे तो 22 लाख किलोग्राम मिट्टी है। कितनी है? 22 लाख किलोग्राम मिट्टी। तो उस मिट्टी में कितने बैक्टीरिया हो गए? ठीक है, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 गुना वो, और 22 लाख ही ये। तो इतने बैक्टीरिया, वो लेबर है जो रात भर काम करती रहती है। हमारे खेत में हमने 10 इंसान छोड़े, 10 लेबर के बंदे छोड़े, वो काम कर रहे हैं, कपास की चुगाई कर रहे हैं या बाजरा काट रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं। और एक हमने 1000 आदमी छोड़ दिए अपने खेत में कि बाजरा काटो, मिनटों में कट जाएगा। तो ये बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, लाख कर रहे हैं, करोड़ कर रहे हैं, अरबों कर रहे हैं। तो कितना नुकसान किया हमने जब कोई पेस्टिसाइड या केमिकल डाला। बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो डायरेक्ट ही इनको अफेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड हैं जो डायरेक्ट इनको मार देते हैं। केमिकल जैसे हमने यूरिया दे दी। अब एक बच्चे को आप ना स्पून फीडिंग करते रहो,
उसको खिलाते रहो, ये खा ले बेटा, ये खा ले, वो नहीं नहीं नहीं, फिर खा ले बेटा, फिर नहीं नहीं नहीं। एक तो वो बच्चा, अरे एक धक्के से मांगे कि मम्मी मुझे भूख लगी है खाना दो। आप उन दोनों बच्चों की सेहत देखना, जो धक्के से मांगता है वो बच्चा पूरा स्ट्रांग होगा। भगवान ने हमें ऐसा आराम करने के लिए पैदा नहीं किया, भगवान ने हमें संघर्ष करने के लिए पैदा किया है। भगवान ने हमें पैदल चलने के लिए संघर्ष किया, ये नहीं है कि हम यहां से गाड़ी में वहां से यहां। तो जो बच्चा हेल्दी होगा, जो मांग के खा रहा है, खुद मांग रहा है, मम्मी से कह रहा है भूख लगी है, अरे को हम धक्के से खिला रहे हैं। सेम यही कंडीशन है। जैसे हमने यूरिया डाली, नाइट्रोजन मिल गई, बैक्टीरिया सोचा है हाँ नाइट्रोजन तो है ही, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की जरूरत ही नहीं है, एनर्जी वेस्ट करती नहीं। बैक्टीरिया कब नाइट्रोजन बनाता है? एटमॉस्फेयर से लेता है जब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। जैसे एक लेवल आ गया तो उसका जीन है वो स्विच ऑफ हो जाता है, बटन जैसे हमने बंद कर दिया तो उसका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो बटन है वो बंद हो गया, वो पड़ा पड़ा सुस्त हो जाएगा, फिर उनका धीरे धीरे नंबर कम शुरू हो जाएगा। खेत में हमने लेबर रखी हुई से काम करवा ही नहीं रहे, कितने दिन रहेगी वो लेबर, कितने दिन उनका इंटरेस्ट बनेगा? सेम यही बैक्टीरिया है, जैसे हमने नाइट्रोजन दे दी वो धीरे 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 सुस्त अवस्था में आएगा, उसका नंबर कम हो जाएगा। जैसे हम जहर से मरते हैं, कोई इंसान है गलती से जहर ले लिया, डेथ हो जाएगी, हमारी चमड़ी में डाल दो हमारी चमड़ी जल जाएगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही, क्योंकि ये जिंदा सेल हैं, कोशिकाएं हैं, जीव हैं छोटे, जैसे हम जहर डालते हैं इनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारे ऐसे जहर हैं जो इनको मार देते हैं, बहुत सारे ऐसे जहर हैं जो इनको कह देते हैं भाई तू मल्टीप्लाई मत करना, आराम से बैठा रहे अकेला। तो ये जब चीजें हम डालते हैं बाहर से, ये सारी की सारी हमारी मिट्टी को नुकसान करती हैं। तो ये चीज अगर किसान समझ लेता है कि मैं ये पेस्टिसाइड डाल लूंगा या ये केमिकल डाल लूंगा, हमारे सूक्ष्म जीव पे क्या असर होगा, तो वो कभी नहीं डालेगा, कम डालेगा। एक साइंटिस्ट ने कहा कि बीमारी है, आप 40 मिलीलीटर इसमें ये दवाई डाल दो। अब वो बाहर जाते जाते 40 से 60 मिलीलीटर हो गई। फिर हम किसान हैं, उसने लेबर वाला बंदा भेजा, फिर वो बीच में कंपनी भी आ गई, कंपनी में भी ऐसे बंदे अंदाजे से बता देंगे 100 मिलीलीटर डाल देना। वो 40 मिलीलीटर ग्राम था या 40 मिलीग्राम जहर था, अब वो 100 ग्राम हो गया, 2.5 गुना हो गया। फिर वो कंपनी वाला किसान को बता रहा है, फिर किसान आगे अपने लेबर वाले को बता रहा है। तो ऐसे करना, अंदाजे से ढक्कन डाल देना, 100 की बजाय वो 200 डाल देता है। तो जो 40 ग्राम मिलीग्राम या 40 मिलीलीटर दवाई हमें खेत में डालनी थी, हमने 200 डाल दी। डॉक्टर ने कहा था हमें कि 1 टेबलेट लेना, हम 3 टेबलेट ले लेंगे एंटीबायोटिक, क्या हाल होगा? आप मिट्टी में देखो, बैक्टीरिया के साथ वही हाल होता है, हम बीमार हो जाएंगे। आप 3 एंटीबायोटिक एक साथ ले लो, आपके पेशाब में खून आने लग जाएगा। आप 5 ले लो, खून की इतनी ब्लीडिंग होगी कि आपकी डेथ हो जाएगी। यही एंटीबायोटिक हैं, ये सूक्ष्म जीव बनाते हैं। ये इतने सियाने हैं कि कब एंटीबायोटिक बनानी है, पैथोजेंस को कंट्रोल करना है, और कब एंटीबायोटिक नहीं बनानी, और कब किस मौसम में कौन सी कम्युनिटी आगे आएगी, किस फसल के साथ कौन सा बैक्टीरिया आगे आएगा। जैसे मैंने आपको बताया दोस्ती, तो एक फसल हमने लगाई, उसके दोस्त आ गए, उस वहां पर उनके दोस्तों की संख्या बढ़ गई। अगली बार हमने दूसरी फसल लगा दी तो दूसरी तरह के दोस्त आ गए, फिर उनका नंबर बढ़ा। और हर तरह का, जितनी तरह के बैक्टीरिया आएंगे, मिट्टी को इतना ही फायदा होगा। एक ही तरह का जो मोनोकल्चर है ना, ये हमेशा खतरनाक है। इस हाल में सारे साइंटिस्ट बैठ जाएं तो मतलब थोड़ी देर में वापस में लड़ने लग जाएंगे, सारे वकील बिठा दो लड़ने लग जाएंगे। और इसमें हर तरह के लोग बैठे हैं, देखो कितनी हारमोनी से बैठे हैं। तो आचार्य जी, मुझे एक बात याद आ गई। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपको, टिमड़िया जी को, प्रफुल्ल भाई को, सारे किसान भाइयों को। कल हम 8 बजे तक बैठे थे। मैंने इतनी इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, 30-32 कंट्रीज में पेपर प्रेजेंट कर चुका हूं मैं। इन 3 कंट्रीज में पढ़ा मैं, और 30-32 कंट्रीज में हमने पेपर प्रेजेंट कर चुका हूं। सर अपना लेक्चर देते हैं और लोग अपना बाहर। एक ने मेरी बारी आ गई, बस मैंने दे दिया। 5 आदमी सुनते हैं, 10 आदमी सुनते हैं। हमारी कॉन्फ्रेंस 8 बजे तक होती है, 8 बजे 4 आदमी बैठे होते हैं। और कल सर हमने 50 आदमियों को सुना, 50 आदमियों को सुना, 50 के 50 आदमी यहां बैठे थे। और लास्ट में जब हम खाना खा के यहां से 9 बजे निकले हैं, तब तक भी कई तो बार बात कर रहे थे। टिमड़िया जी सोच रहे थे मुझे आनंद जाना है, और मुझे लग रहा था मगा डॉक्टर साहब आपको आनंद जाना है, तो बोला हाँ मैं चला जाऊंगा। किसान तब भी बात कर रहे हैं, एड्रेस ले रहे हैं। ये जो झील है, ये जानने की जो इच्छा है, ये जो लगन है, और आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, यही काम करेगा। यही हथियार है, यही एक इंस्ट्रूमेंट है, यही एक चिंगारी है। ये गुजरात की धरती है जहां से स्वतंत्रता संग्राम में आपने देखा
अभी डीजी पटेल साहब ने महात्मा गांधी का जिक्र किया, वे बंदे में दम था, कोई तो कुछ ना कुछ बात तो थी। देखो वे बात तो थी। सरदार पटेल ने सोचा था कि हमारा देश एक होना चाहिए, उन्होंने किया। तो आज ये जो धरती है, आज यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आचार्य देवर जी हैं, भगवान के सब रूप हैं। आप ये देखो, आचार्य देवर जी किसानों को कहते हैं कि आप मेरा खेत देखो, क्योंकि किसान है ना, जल्दी से रिस्क नहीं लेता और लेना भी नहीं चाहिए। किसान एक तपस्वी है बेचारा, उसके पास 1-2 एकड़ जमीन है, अगर उसी में रिस्क ले लेगा, कल बच्चे भूख मरेंगे, कोई फायदा नहीं है। पहले वो देखे, जो मॉडल किसान जो कर रहे हैं उसको देखे। आचार्य जी कहते हैं आप हमारे खेत में आइए, वहां रुकिए, खाने का रहने का सारा अरेंजमेंट गुरुकुल की तरफ से, वहां आवाज आ रही है? वेरी गुड। तो आप ये देखो, ये कहते हैं कि आप हमारे खेत में आइए। जब भी किसान आते हैं ये बहुत खुश होते हैं, और वहां रहने का, खाने का, और फिर वहां पे दिखाने का सारा अरेंजमेंट करते हैं। और फिर भी कहते हैं आपको ठीक लगा, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हमें भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये किसान आए हैं, इनके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो क्लियर करना। आप ये देखो इनका क्या लालच है, एक चीज। दूसरी, राज्यपाल की कितनी मर्यादा होती है। ये सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे बड़ा पद है ये अपने समाज में, राज्यपाल और राष्ट्रपति। इनका प्रोटोकॉल ही अलग होता है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो इसमें आप ये देखिए, राज्यपाल की परिभाषा में जब छोटा था ये समझता था कि कोई सीनियर सा आदमी होगा, बुजुर्ग होगा, 2 बंदे साथ आएंगे, वो उनको आराम से बिठाएंगे, फिर वो 4 लाइन बोलेंगे कि भाई हमें देश के बारे में सोचना है, ठीक है, और वो फिर चले जाएंगे। आचार्य जी ने जो हमारे राज्यपाल की परिभाषा है उसको बदल दिया है। अब दूसरे राज्यपाल जितने हैं, दूसरे जितने भी राज्यपाल हैं, सुबह से हम देखते हैं आचार्य जी क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे स्टेट में कैसा चल रहा है। हमारे दत्तात्रेय जी माननीय राज्यपाल बुजुर्ग हैं, अभी वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री फोन करते हैं कि आप भी कर रहे हो ना नेचुरल फार्मिंग। हमारे चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि देखो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश कितना आगे जा रहा है, भाई तुम भी कुछ करो, तुम भी कुछ करो। तो ये परिभाषा। दूसरी चीज देखो, आज तक मैं भी इतना बड़ा हो गया, 47 इयर्स की मेरी एज हो गई, आप लोग मेरे से बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। आपने कोई प्रोग्राम नहीं देखा होगा कि जिसका उद्घाटन जिस मंत्री ने या जिस महानुभाव ने या जिस वैज्ञानिक ने कर दिया वो वापिस आया हो, आज तक के इतिहास में। मतलब हमारे कोई मंत्री आएगा, इवन सरपंच भी आएगा ना, उद्घाटन करके चला जाएगा, अगले दिन वो नहीं आएगा। आचार्य जी ने कल कहा कि डॉक्टर साहब जब लेक्चर होगा मैं भी बैठूंगा, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। ये जो झील है, आज जो हमारी लगन है, आज हमारी जो ऊर्जा एनर्जी वो डबल हो गई। मुझे लेक्चर देना था मैं तो देता, आपको सुनना था आपने सुनना भी था, लेकिन जब आचार्य जी यहाँ पे हैं हमारी एनर्जी 10 गुना बढ़ गई। हमारी जो लगन, हमारी जो इंपॉर्टेंस, हमारी जो नेचुरल फार्मिंग है, इसका महत्व वो 100 गुना बढ़ गया। तो आप ये देखिए, ये आदर्श होते हैं। जब इन्होंने बताया ना डीजी पटेल जी ने कि महात्मा गांधी जी ने जो कहा वही किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं, वही लैंग्वेज है। तो आचार्य जी बिल्कुल ये सेम चीज मैंने देखी, जो इन्होंने कहा वही किया। जो एक बार इनके साथ जुड़ गया वो फिर नेचुरल फार्मिंग से पीछे नहीं हटा। आप ये देखो, इतने लोग नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, हमारे पास किसी की शिकायत नहीं आई कि सर मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा था मेरा नुकसान हो गया। अदरवाइज किसान तो एक ऐसी अपनी कौम है, जाति है, नुकसान हो जाए सरकार को घेर लेती है कि हमारा तो इतना नुकसान हो गया, हमें यूरिया नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा है ना। और ये देखो, मैं वैज्ञानिक हूं, जो दूसरे किसान या दूसरे पर्पज से आते हैं ना, कई बार वो हमारे गले पड़ जाते हैं कि डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, क्या फायदा है, ये है। मैं कहता हूँ क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, अपने परिवार में सारे किसान हैं, तो मैं कहता हूँ आप बैठो, आप कहाँ से आए हो, चाय पीजिए, ये आप अब बताओ, फिर मैं आराम से बात करता हूँ उनसे, फिर वो धीरे 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 शांत होते हैं। अदरवाइज वो ऐसे आते हैं कि पूरा गुस्से में। तो अगर उनका नुकसान होता नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में, तो किसान खुल के आता। हम वो हैं, हमें डॉक्टर भी कहते ना तुम्हारे तो कैंसर है, तो हम डॉक्टर के भी गले पड़ जाएंगे कि कैसे कैंसर होगी, हो ही नहीं सकती, मैं तो अच्छा खाना खाता हूं, मैं टाइम पे सोता हूं, मुझे कैंसर हो ही नहीं सकती। लेकिन वो बेचारा भोला किसान, उसको पता नहीं उसको कैंसर हो चुकी है। कारण क्या है? कारण है ये हमारे जहर, रेजिड्यू, ये हमारी
केमिकल फर्टिलाइजर। ये हमारा जो हमने इनका जो ताना बाना है उसको तोड़ दिया। एक बहुत बड़ा परिवार था, बड़ा अच्छा काम कर रहा था, पौधे, बैक्टीरिया, एल्गी, सारे सूक्ष्म जीव, मिट्टी, वातावरण मिलके जो एक काम कर रहे थे वो हमने सारा तहस नहस कर दिया। तो हमें कहां से क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा? आप किसी बुजुर्ग से पूछ लो कि ताऊ या बहन जी या दादी जी आपकी सेहत कैसी है, कहीं बेटा ठीक नहीं है। वो चेक कराने जाएगा, डॉक्टर कहते कोई बीमारी तो है नहीं, लेकिन उसको अनईजी लग रहा है। क्यों? उसके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स की कमी आ गई। कितनी बड़ी बिल्डिंग है अगर इसमें सीमेंट अच्छी क्वालिटी की ना हो। आप छोटे छोटे एलिमेंट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, मैंगनीज है, बिल्कुल बहुत थोड़े चाहिए। नमक है, जैसे अपने खाने में नमक नहीं होगा कोई टेस्ट नहीं बनेगा, थोड़ा सा डाल दिया कितना बढ़िया टेस्ट होगा। तो हमें अनईजी क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे अंदर जो ट्रेस एलिमेंट हैं, जो गौण पोषक तत्व हैं, उनकी कमी हो गई। कैल्शियम की कमी हो जाए आपको चक्कर आने लगेंगे, कैल्शियम ज्यादा हो जाए आपको चक्कर आने लगेंगे। तो बैलेंस बिगाड़ना है, वो हमने यहाँ बैलेंस बिगाड़ दिया। पौधे को चक्कर आने लगे, पौधे के अंदर ट्रेस एलिमेंट की कमी हो गई। कमी का कारण क्या था? बहुत सारे थे, एक नहीं था, बहुत सारे थे। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे ही पौधा उगता है, बीज जैसे मिट्टी में जाता है, वहीं से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और 50 तरह से हेल्प करता है बैक्टीरिया पौधे की। कितनी तरह से? 50 टाइम। सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कब करता है वो हेल्प? जब प्राकृतिक खेती करते हैं। हम प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे तो वो हेल्प नहीं करता। एक बच्चा आया, उसके 2 थप्पड़ लगा दिया, आपने बाद में कहा कि बेटा तेरे को पटाऊंगा मैं, पट लेगा क्या? नहीं। हमने केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डाल दिए, फिर बाद में मिट्टी को कहेंगे अब तो इसमें कल्टीवेशन करेंगे, फसल होगी या पैदावार होगी। कहां से होगी? क्यों? क्योंकि जो ताना बाना था, जो सिग्नलिंग सिस्टम था, जो एक पूरा का पूरी व्यवस्था थी, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। 1000 आदमी सारे को छिन्न भिन्न कर दो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 10 आदमी भी मिलजुल के चलेंगे, एक दूसरे की हारमोनी होगी, एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, बहुत कुछ कर जाएंगे। तो ये है वो पूरा का पूरा, मिट्टी में पूरा साइकिल चलता है। हम पानी देते हैं, पौधे को पानी नहीं चाहिए। पौधे को क्या चाहिए? पौधे को वाष्प चाहिए। पौधे को क्या चाहिए? वाष्प। जो वाष्प बनता है, जो मिट्टी के अंदर जब एक कंडीशन होती है क्रिएट, उसमें 50% हवा होती है, 50% पानी होता है। वो जो पानी होता है उसको बैक्टीरिया, उसको प्लांट हमारा यूज कर रहा है। और आचार्य जी, कल किसानों से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं किसान का बेटा हूं, 10वीं तक मैं गांव में रहा, खेती बाड़ी की, उसके बाद मैं इतना पढ़ा, लेकिन कल मैं अपनी इस एज में किसानों से 10 बातें सीखी। इन किसान भाइयों ने बताया, एक किसान ने एग्जांपल दिया कि अपने देखो दांत खराब हो जाते हैं, अपना दांत इनेमल का बना हुआ है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, सबसे कठोर हिस्सा हमारे शरीर का दांत है, और यहाँ खाना फंसा रहता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है और धीरे धीरे एसिड छोड़ता है, इसको गला देता है। जो दांत को भी गला देता है तो वो रियल कंपाउंड होंगे, उनकी हैसियत ही क्या है? मिट्टी के अंदर उनको तोड़ के पौधे को दे देगा। ये किसान ने बताया। किसान ने ये बताया कि जब मैंने जीवामृत इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तो मुझे समाज ने, बड़ों ने कहा यार क्या होगा इसमें, क्या निकाल लोगे, तुम रहने दो। वो बच्चा माँ बाप से अगेंस्ट जाके कि मैं तो करूंगा, उसने प्रूव किया। एक किसान भाई है अपना 20-22 साल का, देखो वहां लड़का, उसने किया और फिर उसने पिताजी को मनाया। जैसे होता है ना कि एक बेटा कहे कि मैं तो आईएएस की तैयारी करूंगा, पिताजी कहे कि अपने पास पैसे नहीं है, बेटा रहने दे, वो जबरदस्ती करे, मेहनत करे, आईएएस बन जाए, और फिर कहेगा हाँ ये तो हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है। सेम उसने प्रूव किया, अब पिताजी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो नई जनरेशन है हमारी, ये देखो कि अच्छे काम के लिए जिद करो, दुनिया बदलो, इन्होंने वो करके दिखाया। किसान भाई ने मुझे बताया कि मैंने अपनी आंखों से ये जो खाद के, यूरिया के थैले लोगों को देते हुए देखा। कंपनी कह रही थी आप इस्तेमाल कर लो, फ्री में ले लो। किसान भाई ने मुझे बताया एक ऐसा टाइम था हमारा किसान इसको इस्तेमाल नहीं करता था, और उन्होंने दिया और उनको धीरे धीरे लत डाली और एडवर्टाइजमेंट की और लोग यूज करने लगे। एक अच्छा इंसान है, शराब नहीं पीता, 4 शराबी हैं, वो उसको फ्री में पिला देंगे, 2 दिन पिलाएंगे, 4 दिन पिलाएंगे, जब उसको लत लग जाएगी फिर वो कहेंगे ना भाई हमारे तो नहीं, तू लेके आज हो जाएगा ना। ये चीज किसान ने बताई। आप ये देखो, ये किसान अपने फील्ड के मास्टर हैं, तपस्वी हैं। एक मेरे जैसा पीएचडी करके घर जाके दादी जी को कह रहा है दादी जी मैं आपको दही बनाना सिखाता हूं। मैं दही बना रहा हूं, दादी जी भी मन ही मन तो हंस रही है कि बेटा रहने दे, फिर कहती है चलो ठीक अच्छी बात है बेटा आप बना दोगे।
वो अपना सारा काम करता है, सुबह उगाड़ के देखता है उसको, कपड़े को हटाता है, वो दूध का दूध, दही बनाई नहीं। और उसने पीएचडी कर ली, दूध को गर्म करना है, फिर कल्चर डालना है, फिर ढकना है, और फिर उसने देखा कि कोई वो नहीं है। फिर वो सोचता है यार मेरी तो पीएचडी बेकार है। असली तो ये है दादी जी, जो सर्दी में भी दही बनाती है, गर्मी में भी दही बनाती है, कभी खट्टा नहीं होने देती, कभी घर में फ्रिज नहीं है। ठीक है, तो वो उसमें क्या है, वो बैक्टीरिया है। दादी जी को पता है कि इस बैक्टीरिया को हमें कैसे रखना है, कितना डालना है, कितना इसको टेम्परेचर देना है, दूध कितना गर्म रखना है, कितनी देर रखना है, दही बनेगा। दादी जी ने कोई डिप्लोमा नहीं किया, दादी जी एक्सपर्ट है। तो वो दादी जी कौन है? हमारे किसान, जो खेत में जो कर रहा है वो है असली हमारी दादी जी। तो ये अपने खेत के मास्टर हैं, और इनमें लगन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कल 8 बजे तक बैठे थे तो मेरे समझ में आ गई थी कि आचार्य जी ने जो बीज बोया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिसको मिशन बनाया था, और आज वो मिशन, उसकी सफलता यहीं से स्टार्ट होती है। हमारे एक बुजुर्ग ने देख के बता दिया था कि अब ये अंग्रेज हमारे देश से चले जाएंगे। क्यों अंदाजा लगा लिया था? तो कोई नौजवान था, उसने पूछा दादाजी कैसे? बोला अब ये लेट उठने लगे, अब इनकी बर्बादी शुरू हो गई है। तो कल आप लोग 8 बजे तक बैठे थे, मैंने कंक्लूड कर लिया था कि नेचुरल फार्मिंग गुजरात मॉडल बनने जा रहा है, और ये बन चुका है, एक आदर्श है, बन चुका है। आचार्य जी वहां भी एक पौधा लगा के आए थे हिमाचल प्रदेश में। जब आचार्य जी आए थे तो 80,000 किसान के आसपास थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। आज लगभग 3 लाख वो नंबर पहुंच चुका है। वो वहां पे हम जाते हैं, वहां पे हमें जो किसान मिलते हैं, बातें शेयर करते हैं, हम उनसे भी सीखते हैं। राजेश्वर चंदेल जी वाइस चांसलर है हमारी यूनिवर्सिटी के, और वो और हमारे यहाँ वाइस चांसलर है CK टिम्बड़िया जी। ये आप देखेंगे परिवर्तन आ चुका है। जो वाइस चांसलर की परिभाषा थी ना, वो भी बदलने जा रही है। हम वहां कुरुक्षेत्र में थे, हिमाचल से कुछ लोग आए हुए थे, राजेश्वर चंदेल जी उठ के चले गए, कहां से आए हो? वहां से। अच्छा अच्छा, आप कितने बजे आए? ये क्या करते हो? वही खेती-बाड़ी पे आ गए, और अपनापन उनको लगा हुआ हमारा ऑफिसर है। टिम्बड़िया जी वहां गए हुए थे कुरुक्षेत्र में, और इनको एक टीम दिखी 65 आदमियों की, गुजरात की। हाँ कहां से हो? केम छो केम छो। तो वो सोच रहे हैं कि वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो सोचते वो नॉर्मल आदमी है। तो मतलब उनके बीच में घुस गए। जब उनको पता लगा ये वाइस चांसलर है, तो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने अच्छा वाइस चांसलर है। अदरवाइज वो सोचते वाइस चांसलर तो वो होते हैं भाई 10 बार जाएंगे, फिर टाइम देगा, फिर 5 मिनट बात करेगा, फिर चला जाएगा। लेकिन इन्होंने भी परिभाषा बदल दी है। ये भी नेचुरल फार्मिंग है, ये नेचुरल फार्मिंग का इफेक्ट है। जो आदमी नेचुरल फार्मिंग में आ गया, नेचुरल फार्मिंग की एडवर्टाइजमेंट करता है, उसकी 10 साल उम्र बढ़ गई। लोग कहते हैं इसके पीछे साइंस क्या है? इसके पीछे पूरी साइंस है, 100% साइंस है। शेर के बच्चा, बकरी का बच्चा है, उसको खिलाओ पिलाओ, शेर के सामने बांध दो, मोटा होगा? हेल्दी होगा? नहीं होगा ना। आप कुछ भी खाते पीते रहे, मन में टेंशन पाल रखी है। आप फर्टिलाइजर का बिजनेस करते हैं, शराब का बिजनेस करते हैं, दुनिया भर के पैसे हैं, माइंड में टेंशन। आप नेचुरल फार्मिंग का बिजनेस करते हैं, नेचुरल फार्मिंग करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, आप एक आदमी को बचाओगे, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। आपने एक इंसान को कैंसर होने से बचा लिया, जिंदगी में कितना पुण्य का काम किया है। और जब आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, जाने अनजाने में आप लाखों आदमियों को कैंसर से बचाते हैं। उस बच्चे के पिताजी को बचाते हैं, उस बच्चे की माँ को बचाते हैं, उस परिवार को बचाते हैं जिसको कैंसर हो सकती थी अगर वो जहर खाता। कितना बड़ा पुण्य का काम है। कल एक बच्चे ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था कि उनका वो एक फर्टिलाइजर बेचता था एक किसान भाई ने, और उसके बेटे को कुछ हुआ, अनहोनी हुई, और उसने महसूस किया कि मैंने जो काम किया गलत किया। जब भी समाज में कोई गलत काम होता है, हमारी जो आत्मा है ना, इसकी उम्र हमारे दिल से दिमाग से बड़ी है। आत्मा रोती है, आत्मा ये कहती है कि ये गलत हुआ, और सही है उसको आत्मा कहती है कि ये बिल्कुल सही है। तो ये जो हमारी जो फीलिंग्स हैं, अपनापन है, कि ये हमारे साइंटिस्ट हैं, आप मेरे से बहुत कुछ सीखोगे। मैं कहूंगा ये हमारे किसान हैं, आप हमारे से बहुत कुछ सीखोगे। आचार्य जी कहते हैं ये मेरे इतने किसान, उसमें एक ऊर्जा आती है। आपको लगता है कि ये हमारे राज्यपाल हैं, ये जो बात करें ध्यान से सुनते हो, आप कहते हो उनको ध्यान से सुनते हैं। एक संबंध बन गया ना, एक परिवार में जैसे संबंध होता है, उसके आप बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट है। तो सूक्ष्म जीवों के साथ हमें संबंध बनाना है। हमें खट्टा दही नहीं खाना, हमें अच्छी क्वालिटी का बढ़िया दही खाना है। हमें ऐसा अनाज नहीं खाना जिससे बीमार हो जाए। आचार्य जी किसानों ने बताया
कि ये दिमक कब लगेगी, पौधा है कमजोर कब होगा, आयरन की कमी होगी, उसमें कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई कमी हुई, हमारा बुजुर्ग तो कह रहा है कि मुझे अनईजी लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, चक्कर आ रहे हैं, पौधा बेचारा बोल नहीं पाता, पौधा सिग्नल छोड़ता है, ठीक है, और वो सिग्नल जाते हैं सीधे पैथोजन के पास कि ये पौधा नहीं, ये कमजोर है, वहां आके उसको बीमारी होगी, उसी को दिमक लगेगी और उसी पे अटैक होगा। पशु हेल्थी है, पशु है स्वस्थ है, कभी भी नहीं चिल्लाएगा, जैसे ही वो बीमार होगा चिल्लाना स्टार्ट कर देगा, करेगा ना, तो हम या तो उसको बचाने के लिए पहुंचेंगे, या जो दूसरे पशु हैं उनका जो भोजन का काम कर सकता है वो पहुंचेंगे। तो पौधा है, अगर वहां पे हमारे सूक्ष्म जीव सही हैं और सही समय के अनुसार हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं, पौधा अपना काम कर रहा है, पौधे का प्रोड्यूस है वो बहुत अच्छा आ रहा है, उसको हम खा रहे हैं, हमारा शरीर है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट, ये हैं जो प्रॉपर्टी जो मेजर हैं, क्योंकि जो मेजर एनपीके की बात करते हैं हम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, उसके बाद जो पोषक तत्व हैं जैसे जिंक है, मैंगनीज है, कॉपर है, कैल्शियम है, ये थोड़े थोड़े चाहिए। तो सबसे जो मेजर काम है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, आज हर किसान के नाम मुंह से मैं सुनता हूं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हमारा बैक्टीरिया, मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनको वो देख तो नहीं पा रहे लेकिन उनका जिक्र करते हैं, जैसे हम भगवान का जिक्र करते हैं तो उसका जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। तो ये सीधी सीधी सी बात है, 78.2% जो नाइट्रोजन है हमारे वातावरण में, दुनिया की कोई ताकत उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन ये हथियार भगवान ने दिया है बैक्टीरिया को। उसमें एक एंजाइम है जो इस जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल जुड़ के तकड़ा बंधन बना लेते हैं, उस बंधन को तोड़ के और नाइट्रोजन को ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे हमने जो गेहूं है उसको पीस के और आटा बना के चपाती बना ली, अब चपाती हम आराम से खाएंगे, ब्रेड हम आराम से खाएंगे, लेकिन कच्चे गेहूं तो नहीं खा सकते। तो नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन को बैक्टीरिया ने ऐसी फॉर्म में जिसको पौधा ले सकता है, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम, इनमें बदल दिया तो उसको खा लेते हैं। यही नाइट्रोजन है आप फैक्ट्री में बनाते हैं, किस में लेके आते हैं, यूरिया में। यूरिया इतनी महंगी प्रोसेस है यूरिया को बनाने का, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और बहुत हाई प्रेशर चाहिए और बहुत सारे पोल्यूटेंट निकलते हैं, धुआं निकलता है जब ये यूरिया बनती है, तब जाके यूरिया बनती है। और कुदरत में यूरिया बन रही है, ये बना रहे हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, जिसको पौधे ले लें सीधा और नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो देखो कितनी कीमती चीज है जिसको हम समझ नहीं पा रहे थे और हम बाहर घूम रहे थे और हमारी मिट्टी में वो चीज वो सोना है, ये है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद है फॉस्फेट सोल्युबलाइजेशन, दूसरा सोर्स आप फॉस्फेट के लिए डालते हैं, जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट या डीएपी, किसान भाई डालते हैं। हमारी मिट्टी में फॉस्फोरस की कमी नहीं है, हमारी धरती पे फॉस्फोरस की कमी नहीं है, जितना चाहिए उससे भी लाखों गुना ज्यादा है। पहाड़ हैं, पत्थर हैं, कंकर हैं, कितनी चीजें हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है, इनको पौधा सीधा इस्तेमाल नहीं कर पाता। अगर कहें कि पत्थर है उसके ऊपर हमने बीज डाल दिया, उगेगा? कभी नहीं उगेगा। और उसी की हमने खाद बना दी, पहाड़ को तोड़ के, पत्थर को तोड़ के उसमें बीज डाला तो उगेगा और पौधा भी बनेगा। तो ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, ये एसिड छोड़ते हैं, जैसे किसान भाई ने वो दांत वाला एग्जांपल दिया था, धीरे धीरे दांत गल जाता है, ऐसे ये एसिड छोड़ते हैं और वो एसिड पत्थर को गला देता है और वो जो फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, फॉस्फेट को पौधा ले लेता है, वो खाद का काम करता है। तो ये फॉस्फेट सोल्युबलाइजेशन। तो हमारे बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन भी दे दी, फॉस्फोरस भी दे दी, फाइटो हार्मोन भी दे दिया। अपना जो सारा खेल है सोसाइटी में वो सारा हार्मोन का है। हार्मोन तो आप समझते हो सारे, आप 1 मिनट में हंसने लग जाते हैं, 1 मिनट में रोने लग जाते हैं, 1 मिनट में गुस्सा हो जाते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, जितनी भी एक्टिविटी होती है ये सारी की सारी हार्मोन की वजह से। पौधा कितना बढ़ेगा, कितनी ग्रोथ आएगी, कब फ्रूट लगेगा, किस तरह का फ्रूट लगेगा, ये सारा हार्मोन पे डिपेंड करता है। और ये हार्मोन देने का काम करते हैं ये बैक्टीरिया। अगर वो बैक्टीरिया नहीं है, पौधे को हार्मोन नहीं मिला, तो पौधे की एक्टिविटी अफेक्ट होगी। पौधे के अपने हार्मोन हैं वो भी हमने डिस्टर्ब कर दिए, उसके जो मित्र हार्मोन दे देते वो भी हमने डिस्टर्ब कर दिए, तो पौधा तनाव में आएगा और अकेला होगा, ये सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो उस पर बीमारियां आएंगी, उसकी पैदावार है वो कम होगी। माइक्रोन्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ये जैसे मैंने आपको बताया कि पोषक तत्व हैं मिट्टी के अंदर लेकिन वो मिल नहीं पा रहे। जैसे मैं पानी का जिक्र कर रहा था, हम फ्लड इरिगेशन करते हैं ना, कई बार पानी खुला छोड़ देते हैं, तो वो जब इतना पानी जाता है तो वो हार्ड पेन बना देता है।
वो एक कटोरे की तरह हो जाता है। मिट्टी ऊपर की है वो ऊपर रहती है, बीच में इतनी टफ लेयर आ गई, नीचे की नीचे रहेगी। जब तक बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग नहीं होगी तब तक सारे पोषक तत्व धरती माता के पौधे को नहीं मिल पाएंगे। और ये पोषक तत्व दिलाने का काम है ये बैक्टीरिया करते हैं। किसके थ्रू? ये इनका एक और दोस्त है हल्सिया, अर्थवॉर्म, केंचुआ। तो केंचुआ जितना ज्यादा होगा इतने ही ये ज्यादा होंगे, ये जितने ज्यादा होंगे केंचुआ इतना ही ज्यादा होगा। वो छेद बनाएगा, आचार्य जी अपना कितना बढ़िया तरीके से समझाते हैं कि वो 5-7 फीट नीचे जाएगा, दूसरे छेद से ऊपर आएगा, तो वहां पे वापसा भी क्रिएट होगा, एरेशन होगी, तो उससे क्या फायदा होगा? बरसात होगी तो पानी सारा का सारा रिचार्ज हो जाएगा, वापसा होगा, पौधे को पानी मिलेगा। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है, एक किसान भाई ने बताया आचार्य जी कल कि हमारे को एनारोबिक बैक्टीरिया नहीं चाहिए, हमारे को एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए। तो जो हवा है इसके आधार पे हम 3 ग्रुप बनाते हैं बैक्टीरिया के। एक है एनारोबिक, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो वो नीचे होगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा। एक ऐसा जब ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीजन से काम चला लेगा, नहीं मिली तो भी काम चला लेगा, माइक्रो एरोफिलिक। और तीसरा है एरोबिक बैक्टीरिया, जिसको हवा चाहिए। जैसे अपना हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम तो मर जाएंगे, दम घुटेगा, ऐसे उन बैक्टीरिया का दम घुटता है। तो आप सोचते हो जब वापसा नहीं होता, अर्थवॉर्म नहीं होते, तो एक लेयर के बाद नीचे जब एनारोबिक कंडीशन हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, हवा नहीं पहुंच पाती, तो वो बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव करेंगे? और ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है इनका काम करने का अलग तरीका है, और ये पोषक तत्व पौधे को सीधा नहीं दे सकते। तो ये चीज भी हम तभी समझ सकते हैं अगर किसान को पता है कि इन चीजों से सूक्ष्म जीव यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, इनको हमें कल्टीवेट करना है, इनको हमें मेंटेन करना है। तो किसान भाई कोई भी ऐसी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस, ऐसी कोई प्रयास नहीं करेगा जिससे इन सूक्ष्म जीवों को नुकसान हो। हर एक चीज के पीछे साइंटिफिक है। आचार्य जी ने एक ही बात कही थी सबसे पहले कि डॉक्टर साहब इसके पीछे साइंस क्या है वो देखो। हमने एक एक कंपोनेंट के पीछे साइंस देखी, चाहे वो वापसा, चाहे वो मल्चिंग, चाहे क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, हर एक चीज के पीछे साइंस है। हर एक पौधे की जो जड़ें हैं उसमें अलग तरह का पानी है और अलग तरह के बैक्टीरिया को बुलाता है, अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो इस चीज को जब हम समझ लेंगे, हम क्रॉप रोटेशन पे भी जाएंगे, हम मिक्स क्रॉपिंग पे भी जाएंगे, हम इंटर क्रॉपिंग पे भी जाएंगे, हम मोनो क्रॉप है जो मोनोकल्चर है हम इसकी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये बायो कंट्रोल का भी काम करते हैं। बायो कंट्रोल में ये होता है जैसे हम बड़े बड़े जो फिडकले या ऐसे जो है ना जो पेस्ट हैं उनको हाथों से पकड़ के मार दें, ऐसे ही एक बैक्टीरिया है दूसरे बैक्टीरिया को, पैथोजन को मारे, या एक बैक्टीरिया है एल्गी, फंजाई, इनको कंट्रोल करे, या एक फंजाई है बैक्टीरिया को कंट्रोल करे। तो ये है बायो कंट्रोल, ये नेचर के अंदर होता है। जब हम पौधा लगाते हैं तो उन दिनों टेम्परेचर अलग होता है। जब हमने गेहूं लगाई तो आजकल तापमान अलग है, इसके बाद बिल्कुल सर्दी आ जाएगी, जैसे गर्मी आएगी तो वो हमारी जो गेहूं पक जाएगी ना। तो जैसे पौधे के फेज हैं ऐसे ही जो माइक्रोबियल कम्युनिटीज हैं, इनका जो समाज है बैक्टीरिया का, वो तापमान के हिसाब से बदलता रहता है। जब सर्दी होती है तो अलग तरह के बैक्टीरिया हैं वो अपना काम करते हैं, और जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है वो मरने शुरू हो जाते हैं और मिट्टी में मिलने शुरू हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है। फिर दूसरी तरह का बैक्टीरिया है, उसकी बारी आ गई, उसके हिसाब से तापमान है, वो मल्टीप्लाई करना शुरू होता है और उसका नंबर बढ़ता है, वो पौधे की सहायता करता है। फिर तापमान में चेंज हुआ, फिर तीसरी तरह के आ जाएंगे। तो ये बढ़ते रहते हैं और मिट्टी में मिलते रहते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन है वो रातों रात बढ़ जाता है। एक साइंटिस्ट कहने लगा, डॉक्टर साहब हम तो 10 साल से लगे हुए, ऑर्गेनिक कार्बन तो बढ़ ही नहीं रहा। आप इस हॉल में 4 बंदे बैठे हैं, उनको जहर खिला के मार दिया या डरा धमका के बाहर भेज दिया, फिर कह रहे हो यार यहाँ तो आदमी नहीं दिख रहा। और 4 आदमी हैं, उनको अच्छा बढ़िया प्रसाद दे रहे हो, लड्डू बांट रहे हो, और बाहर भी जिक्र हो रहा है यार हॉल में तो प्रसाद बट रहा है? हाँ, 4 आदमी और आएंगे, धीरे धीरे नंबर बढ़ जाएगा। तो वो काम कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट वो कह रहा है टिलेज करो। जब टिलेज करते हैं बैक्टीरिया नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, ऊपर वाले नीचे चले गए वो वैसे मर गए, नीचे वाले ऊपर आ गए वो वैसे मर गए, आधे धूप से मर गए, आधे पानी कमी की वजह से मर गए, हो गया टिलेज। ठीक है, तो अब हमें वापसा क्रिएट करना था, हमने टिलेज कर दी। किसान भाई सोच रहा है कि मेरी मिट्टी सुधर रही है, क्योंकि उसको साइंटिस्ट ने कहा कि टिलेज करना। ठीक है, किसान बड़े ध्यान से सुनता है और वो बेचारा वो प्रोसेस वहां पे कर देता है। अब मैंने आपको एक गोली दे दी कि टैबलेट ले लेना दिन में, तो मैं 1 की बजाय 4 ले लूं, वही हाल होगा। आप देखो किसान में जितनी आत्मीयता है ना किसी में भी नहीं हो सकती। ये उपेंद्र भाई बैठे हैं, सर इनका फोन आया 8 तारीख को, कब आ रहे हो?
मैंने कहा मैं नहीं आ पा रहा, मेरी तबीयत खराब है। क्या हुआ? मैंने कहा टाइफाइड की शिकायत है। बोला नेक्स्ट टाइम आओगे ना मैं दवाई लेके आऊंगा। आज ये दवाई लेके आए हैं और मुझे दी है, और कहा है कि सुबह लेना है गर्म पानी के साथ। बाय गॉड मेरी सेहत है ना 50% तो वैसे ही ठीक हो गया। मैं वो दवाई ली नहीं अभी मैंने, मतलब 50% तो कि ये रात को 6 घंटे सफर करके किसान भाई और आया है, और ना मेरे से टका मेरे से पैसा दिला लिया और मुझे उपाय बताया है। ये आत्मीयता ये हमारे कल्चर में थी, और ये हमारे समाज में भी काम करती थी, ये हमारी खेती में भी काम करती थी। हम बैल चलाते थे, कितना फायदा होता था जमीन को। आज हम मैकेनाइजेशन पे आ गए, कितना नुकसान हो रहा है। हमें उसको समझना है। हमें ये नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हम टेक्नोलॉजी से दूर जाएं, हम ये नहीं कह रहे कि मोबाइल फोन है आप रखो ही ना, मोबाइल फोन रखो, आप उसको इस्तेमाल करो। हफ्ते में 1 दिन मोबाइल फ्री कर दो, महीने में 1 दिन फ्री कर दो। आप देखना जितने फोन आएंगे वो टेंशन देने वाले आएंगे, काम का शायद ही आए, है ना। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी, ऐसा ना हो कि हम उसके गुलाम हो जाएं और वो हमें टेंशन दे दे। हमें तो उसका इस्तेमाल करना है, यूज किया बंद कर दिया, अपना काम कर लिया। तो ऐसे ही जो इनकी जो नेचुरल एक्टिविटी है उसको समझ लिया, और कोई टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है वो हमारे माइक्रोब्स के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, हमारे माइक्रोब्स पे क्या होगा। अगर हम बहुत ज्यादा प्लॉइंग करेंगे, टिलेज करेंगे, इंटरक्रॉपिंग नहीं करेंगे, तो इन माइक्रोब्स को खाना मिलेगा क्या। एक आदमी वेजिटेरियन है, उसको बेचारे को नॉनवेज चाहिए ही नहीं। हमने नॉनवेज दुनिया भर का रख दिया, वो तो भूख से मर जाएगा ना। अब नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे हमें साइंस देखनी है। भाई नॉनवेज हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं खाना चाहिए। भाई देखो नॉनवेज के जो प्रोटीन है, हमारी बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए वही प्रोटीन है उसमें, और वही हमारी बॉडी को मिलेंगे। लेकिन अगर कोई उसके अंदर पैथोजन है, टीबी है, कोई बैक्टीरिया है, उसमें बीमारी है, वही बीमारी हमें लग जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ना, पौधे वाली बीमारी हमें नहीं लगेगी, और नॉनवेज वाली जो अपने ये मांस मीट की जो बीमारी है वो हमें लग जाएगी। तो वो आपको डिसाइड करना है, नॉनवेज खाना है तो कहाँ खाना है, कैसा खाना है, प्रॉब्लम कहाँ है। अगर सफाई नहीं होगी, ऐसी कंडीशन होंगी, तो वहां पे बीमारी फैल जाएगी और वही बीमारी हमें लग जाएगी। आरओ का पानी हमें पीना है नहीं पीना। अब आरओ आते किसान भाई है बेचारे, किसी ने कह दिया आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, उसको मिलेगा ना आज भी वो आरओ का नहीं पिएगा, कहेगा आरओ का है मैं नहीं पीता, है ना। अदरवाइज हो सकता है उसने अपने घर में आरओ लगा ही ना रखा हो। भाई आरओ का पानी प्योर वाटर है, भाई पानी हमारे को चाहिए, पानी आपको मिल गया। एक गरीब आदमी है बेचारा, उसके घर में अपन 20,000 का आरओ लगवा दिया, ठीक है, वैसे ही कर्जा हो गया, फिर वो ना फल खा पा रहा ना फ्रूट खा पा रहा, अब वो सिर्फ अनाज खाता है, तो उसको मिनरल कहां से मिलेंगे, उसमें बेचारे में कोई डेफिशिएंसी आ जाएगी, वो बीमार हो जाएगा। अच्छा आरओ लगाया, किसान को हमने बीमार और कर दिया। तो जो फल फ्रूट खा सकता है, जो सब्जियां खा सकता है, अच्छी अपने खेत की मिलती हैं, आप साफ पानी पी रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। पानी के अंदर हैवी मेटल्स हैं, वो हमारी बीमारियां कॉज करते हैं, वही हैवी मेटल है इनके थ्रू भी आती है। अगर वहां का पानी गंदा है, हमारे प्रोडक्ट में आ रहा है, हमारे वाइटल ऑर्गन खत्म कर देगा। तो इसके पीछे जो भी साइंस है, हमारे प्रधानमंत्री जी आचार्य देवव्रत जी ये कहते हैं कि कोई भी चीज है उसके पीछे की साइंस बताओ, कभी भी किसान को हमें भ्रम में नहीं डालना। अब 4 नाम बता दिए, जीरो बजट कर लो, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग ये वो, तो अब तो किसान वैसे कंफ्यूज हो गया। और किसान अगर कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, जीवामृत यूज कर रहा है, कि जीवामृत का फायदा क्या होगा, हल्का सा उसको पता है, इस्तेमाल करेगा। घनजीवामृत का फायदा क्या है, उसका इस्तेमाल करेगा। कैसे बनाना है, बढ़िया बने। अब जीवामृत भी ऐसे है जैसे घर में दही बनता है, तो दही हर एक आदमी नहीं बना सकता, इसका मतलब जीवामृत भी हर एक आदमी नहीं बना सकता। तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, और ये जो ट्रेनर्स हैं ये रोल मॉडल हैं, ये जाके किसान को बताएंगे, किसान में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हमारा जीवामृत भी बनेगा, नेचुरल फार्मिंग भी होगी, उसके रिजल्ट भी आएंगे। हमें तो किसी चीज से आपत्ति नहीं है। उसके पीछे साइंस क्या है वो हम समझ लें, किसान भाई समझ लें, सब कुछ समझते हैं। हमें पता है कि स्मोकिंग के नुकसान है, शराब के नुकसान है, फिर भी लोग पीते हैं। पियो भाई, तुम्हें मरना है पी लो, और जिसको अच्छे रहना, अच्छी सेहत रखनी है, वो स्मोकिंग नहीं करेगा। तो चीजें चलती रहती हैं समाज में, कोई कुछ भी कहे, किसान भाई को आज के दिन अपना दिमाग लगाना है, अपने हिसाब से चलना है। भी हाँ ये चीज ठीक है, इस चीज के मैं साथ हूं, ये चीज ठीक नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं। सूक्ष्म जीवों का आपको सिर्फ ये समझना है कि ये चीज करते हैं तो बीमारी आती है, ये चीज डालेंगे तो बीमारी आएगी, ये चीज डालेंगे तो ये कंट्रोल होगा। हमारी कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है, किसान को शहर में जाने की जरूरत ही नहीं है। 2 चीजों के लिए जाना पड़ सकता है, किस चीज के लिए, एक नमक और एक कपड़ा, इसके अलावा सब कुछ किसान के पास है।
आप देखो अपने घर में चटनी बनती थी, चटनी प्याज की, लहसुन की, हरी मिर्च की, है ना। किसान भाई कितने प्यार से खाता था, कभी बीमार नहीं होता था, ना उसका कोई खर्चा आता था। चटनी, मिर्च है, कैप्साइसिन है, इसमें ऐसा कंपाउंड है जो एंटी माइक्रोबियल है, पैथोजन को मारता है। ऐसे ही लहसुन है, एलिसिन है, प्याज है, या नीम है, एजेडिक्टिन है, ये कुदरत में है सारी चीजें, और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक आदमी के डायबिटीज है, अगर वो फ्रूट खा रहा है, जूस ले रहा है, उसको इतना नुकसान नहीं होगा जितना डायरेक्ट शुगर लेता है। जो चीनी है ना हमारी, गुड़ है, चीनी है, जो हम सीधे खाते हैं, ये इसका बहुत ज्यादा नुकसान है। और आप प्राकृतिक उत्पाद है वो आप खाइए, कुदरत ने जो हमें दिया है, तो आप देखना कि आपका जो शरीर है वो पूरा बैलेंस्ड रहेगा।